हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है कि चार बहुत ही पक्के दोस्त थे, जिनमें से एक राजा का बेटा, एक मोची का बेटा, एक जौहरी का बेटा और एक तेली का बेटा था। वह इतने गहरे और पक्के दोस्त थे कि साथ में ही खाते पीते, साथ में घूमते फिरते और एक साथ ही सोते थे। उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता था। राजा ये सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान था कि उसका बेटा कल का होने वाला सम्राट है, लेकिन वह उनके साथ इतना घुल मिल चुका है कि उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बादशाह को बहुत ही चिंता रहने लगी। बादशाह की रानी भी कहने लगी कि अपने बेटे को ज़्यादा ही लगाव इन तीनों से हो चुका है। बादशाह ने कहा कि रानी साहिबा, मैं जानता हूँ कि ये उनके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि ये उन तीनों से अलग हो जाए। तो बादशाह ने इस बात की विचार अपने वजीर से करनी चाहिए। अगले दिन ही बादशाह ने राजसभा में वजीर को बुलाया, तो अकेले में उनके सामने ये मामला रखा कि राजकुमार को कैसे इन तीनों से अलग किया जाए। वजीर कहने लगा, महाराज, इस चीज़ का एक ही हल है कि राजकुमार की शादी कर दी जाए। जब राजकुमार की शादी कर दी जाएगी तो राजकुमार अपनी पत्नी से प्रेम में इन तीनों को भूल जाएगा, वह अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाएगा। वजीर की ये सलाह बादशाह को बहुत अच्छी लगी। उसने ये प्रस्ताव रानी के सामने रखा। तो रानी ने कहा कि महाराज, आप ठीक कह रहे हो, हम राजकुमार की शादी कर देते हैं। तो जब इसके बारे में राजकुमार से बात की गई, राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मैं शादी अकेला नहीं कर सकूंगा, मेरे दूसरे तीनों दोस्तों की भी उसी शानो शौकत से शादी होनी चाहिए जैसे कि मेरी होगी, वरना मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। उनकी भी मेरे साथ ही शादी होनी चाहिए। बादशाह फिर सोच में पड़ गया। तो सोच विचार करके बादशाह ने कहा कि ठीक है, उन तीनों की भी शादी कर दी जाएगी, आपकी तरह ही पूरी शान और शौकत के साथ। तो बादशाह सोच रहा था कि शायद धीरे धीरे अपनी पत्नी के प्रेम में राजकुमार इन तीनों का साथ छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन चारों दोस्तों की शादी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी वह चारों हरदम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते पीते, सोते, घूमते फिरते। तो एक दिन की बात है कि वह चारों दोस्त राजमहल के पास से गुजर रहे थे। तो तभी वजीर की नौजवान बेटी महल की खिड़की में खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उसे जौहरी का बेटा बहुत पसंद आया। वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अपने बाप के डर से इस बात को अपने दिल के अंदर ही दबाकर बैठ गई। लेकिन उस जौहरी के बेटे का ख्याल वह अपने दिल से निकाल न सकी। दिन रात उसके बारे में सोचने लगी। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसका शरीर निढाल होने लगा। वह बीमारों की तरह बिस्तर पर लेट गई। तो वजीर ने सोचा कि शायद इसे कोई बीमारी है। उसने नीम हकीमों से उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम न हुआ कि आखिरकार ये बीमारी क्या है। वजीर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक दिन की बात है कि वजीर की बेटी की एक बूढ़ी नौकरानी थी। वह बहुत ही ज़्यादा उसके पास रहा करती थी और उस नौकरानी से वजीर की बेटी अपने दिल की हर बात कर लेती थी। तो एक दिन उस नौकरानी ने सोचा कि मैं उसके अंदर की बात जानकर रहूँगी। उसने वजीर की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी ख्याल है तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, मैं आपके दिल का राज किसी को नहीं बताऊंगी। तो वजीर की बेटी कहने लगी कि नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरे दिल में कोई भी राज नहीं है। लेकिन उस बूढ़ी दादी ने बहुत ही जिद की और उसको यकीन दिलवाया उसका राज किसी के सामने नहीं खोलेगी। तो उस बूढ़ी दासी के ज़्यादा जिद करने पर और विश्वास दिलाने पर वजीर की बेटी दासी के गले से चिपक कर रोने लगी। दासी कहने लगी कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर दुख का इलाज कर सकती हूँ, तुम खुलकर मुझे बताओ कि आखिरकार क्या बात है। तो वजीर की बेटी ने अपने दिल की सारी बात उस दासी को बता दी कि कैसे उसे जौहरी का बेटा पसंद आ गया है
उसे मिलना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। वजीर की बेटी ने जैसे ही आपने ये दिल की बात बूढ़ी दासी को बताई तो वह कहने लगी कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जौहरी के बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर बुढ़िया खुश होने लगी, क्योंकि वह एक कपटी थी। उसने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं जौहरी के बेटे को वजीर की बेटी से मिलवा दूंगी, और जब जौहरी का बेटा पास आएगा तो मैं उसको ये कहकर फंसा लूँगी कि मैं वजीर को सब कुछ बता दूंगी, वरना मुझे अपने घर से कीमती हीरे और बेशुमार दौलत लाकर दे, और वजीर की बेटी से भी मैं दौलत हासिल करूंगी। ये सोचकर वजीर की बेटी से कहने लगी कि बेटी तुम अपनी खुशी से खाना खाओ, खुश हो जाओ, तुम चिंता मत करो, कल ही मैं आपको जौहरी के बेटे से मिला दूंगी। तो वजीर की बेटी खुश हो गई, तो उसने खाना भी खा लिया। अगले दिन उसने नई पोशाक पहनी और खुश दिखाई देने लगी। वजीर की पत्नी और वजीर भी खुश हो गए। उनकी बेटी तंदुरुस्त हो चुकी थी। उन्होंने दासी से इसका कारण पूछा तो दासी ने कहा कि कुछ नहीं, बस इसके ऊपर जादू का कोई साया था, इसलिए मैंने एक बाबा से एक मंत्र लाकर इसके ऊपर किया है, और उस मंत्र के असर से ये स्वस्थ हो चुकी है। अब बाबा जी ने कहा है कि मैं एक तबीज़ तुम्हें दूंगा जो कि इसके बाजू में बांधना होगा। लेकिन ये तबीज़ वाली बात उस दासी ने सिर्फ वजीर की पत्नी को बताई, और उसके बारे में वजीर को कोई इल्म नहीं था। बूढ़ी दासी वजीर की पत्नी से कहने लगी कि आपकी बेटी तंदुरुस्त हो गई है, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। आपने इस राज दरबार का जो चोर दरवाज़ा है उसकी चाबी तुम्हें मुझे देनी होगी, क्योंकि मैं रात को उस बाबा जी के पास जाकर वह तबीज़ लेकर आऊँगी। तो वजीर की पत्नी ने सोचा कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी, इसलिए उसने चोर दरवाजे की चाबी उस बूढ़ी दासी को दे दी। तो रात के वक्त वह बूढ़ी दासी चोर दरवाजे से निकली और सीधी जौहरी के घर में दाखिल हो गई। जौहरी उसको देखकर पहचान गया कि ये तो वजीर की बेटी की दासी है। तो उसने कहा कि अम्मा इस वक्त तुम क्यों आई हो? दासी ने कहा कि वजीर की बेटी को कुछ गहनों की ज़रूरत है, और वह गहनों के बारे में बताना चाहती है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे साथ भेजना होगा। जो भी गहने वजीर की बेटी बताएगी कि आप लोग वो बनवा कर दोगे तो वह खुश हो जाएगी। तो जौहरी कहने लगा कि लेकिन वह तो बीमार है। तो बूढ़ी दासी कहने लगी कि नहीं, अब वह स्वस्थ हो चुकी है और वह गहने बनवाना चाहती है, लेकिन इसके बारे में वह अपने पिताजी से बात नहीं करना चाहती। उसने कहा है कि गुप्त रूप में आपसे वह गहने बनवाएगी। जौहरी कहने लगा कि गहनों के बारे में तो मेरे बेटे को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि उसका कोई तजर्बा नहीं है। ये काम तो मैं ही करता हूँ, तो चलो मैं ही आपके साथ चलता हूँ। तो वह बूढ़ी दासी नहीं मानी, तो कहने लगी कि नहीं, आप बड़े हो और वह एक औरत है, वह पर्दे में रहेगी, आपके सामने नहीं आ सकती। आपका बेटा छोटी उम्र का है, इसलिए उसके सामने आकर वह बता सकती है। साथ में मैं भी रहूँगी, आप चिंता मत करो। जौहरी कहने लगा कि इस तरह मैं अपने बेटे को कैसे भेज दूँ, ये तो खतरा भी हो सकता है। उस दासी ने उसे बहुत विश्वास दिलवाया। जब जौहरी ना माना तो कहने लगी कि मैं वजीर की बेटी को जाकर फिर मना कर देती हूँ। जौहरी डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने बेटे से सलाह करके आपको बताऊँगा। दासी कहने लगी कि मैं कल को इसी वक्त दोबारा फिर आऊँगी, अपने बेटे को तैयार रखना। जब जौहरी का बेटा घर से वापस आया तो जौहरी ने उस सिलसिले में उससे बात की, लेकिन वह डर गया। वो कहने लगा कि पिताजी, रात के समय वजीर की बेटी के सामने मैं जाऊंगा तो ये तो गलत बात है। अगर वजीर साहब को और महाराजा को इस बात का पता चला तो वो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि वह कुछ और ही सोचेंगे। तो जौहरी ने कहा कि ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जौहरी का बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं अपने दोस्तों से सलाह करके बताऊंगा। जौहरी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने दोस्तों से सलाह कर लो।
जौहरी के बेटे ने अपनी तीनों ही दोस्तों से पूछा तो वह कहने लगे कि आखिरकार रात के समय वजीर की बेटी ने आपको गहने बनाने के लिए क्यों बुलाया है। तो वह सुबह सबके सामने भी तो बनवा सकती है, तो इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर है। फिर भी उन तीनों ने कहा कि तुम जाने के लिए हाँ कर दो, हम तीनों तेरे साथ चलेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, तुम चिंता मत करना। जौहरी के बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रात के समय में बूढ़ी दासी उसे लेने के लिए आई, तो जौहरी ने अपने बेटे को उनके साथ भेज दिया। तो उसके तीनों दोस्त भी पीछे पीछे चलने लगे। तो दासी वजीर के महल के चोर दरवाजे से उसे अंदर लेकर गई और उसे वजीर की बेटी के कमरे में छोड़कर आप वहां से चली गई। वजीर की बेटी ने उसे देखा। कुछ देर देखने के बाद जौहरी के बेटे ने कहा कि शहजादी, तुमने मुझे क्यों बुलवाया है। तो वजीर की बेटी कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ काम है। जौहरी का बेटा कहने लगा कि बताइए आपको क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। तो उसने कहा कि तुम मुझे अम्र फल ला कर दो। वह अम्र फल यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर वृक्ष है, उसके ऊपर वह अम्र फल लगा हुआ है, लेकिन एक समय में एक ही फल उस वृक्ष को लगता है, तुम उस फल को तोड़कर मुझे ला कर दो। जौहरी का बेटा कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको वह अम्र फल ज़रूर ही ला कर दूँगा। वह बाहर आया और अपने तीनों दोस्तों को ये सारी कहानी उसने बताई। तो वो कहने लगे कि चलो हम तीनों भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। जहाँ वह वृक्ष था वह उस जगह पर पहुँचे। वहाँ वाकई एक सुंदर पेड़ था, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर फल लगा हुआ था। उन्होंने उस फल को तोड़ लिया। तो उधर महल में वह बूढ़ी दासी वजीर की बेटी के पास आई और उसे कहने लगी कि मुझे 1000 मोहरें सोने की चाहिए, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं वजीर को लाकर जौहरी के बेटे को पकड़वा दूंगी। ये चोरी छुपे आपकी बेटी से मिलने के लिए आता है। तो वजीर की बेटी कहने लगी कि हरामखोर, तुम एक नमक हराम बुढ़िया हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो बूढ़ी कहने लगी कि धोखा तो तुम भी कर रही हो अपने माँ बाप के साथ। वजीर की बेटी ने अपने मेज़ पर एक चाकू रखा हुआ था, वह अम्र फल को काट कर खाने के लिए, तो उसने कुछ गुस्से में आकर वह चाकू उठा लिया। वह बूढ़ी दासी को मारने के लिए दौड़ी, तो बूढ़ी दासी ने आगे से चाकू को पकड़कर उसके पेट में ही घुसा दिया और उसे पलंग के ऊपर गिराकर वहां से चली गई। जौहरी का बेटा जैसे वजीर की बेटी के महल में आया तो उसने देखा कि वह खून से लथपथ हुई पड़ी है। ये देखकर डर गया, तो उसके हाथ से वह अम्र फल नीचे गिर गया और वह एकदम भागकर बाहर आ गया। उसने ये सारी कहानी अपने दोस्तों को बताई। वह चारों वहाँ से फटाफटी चले गए। सुबह वजीर की बेटी के कत्ल की तहकीकात होने लगी, तो राजा के बेटे ने अपने पिता को ये सच बताने का फैसला किया। उसने अपने पिताजी से सारी बात बताई। पिताजी वजीर की बेटी की दासी जौहरी के बेटे को घर से बुलाकर लाई थी। तो राजा का बेटा कहने लगा कि वह खुद नहीं आया था। राजा को अपने बेटे पर यह यकीन नहीं हो रहा था। जब दासी से पूछा गया तो उसने साफ ही झूठ बोल दिया कि मैं तो वजीर की बेटी को तंदुरुस्त करने के लिए एक बाबा से तवीज़ बनवाकर उसको बांधने के लिए लेने गई थी। मैं वजीर की पत्नी से चोर दरवाजे की चाबी लेकर गई थी। आप चाहें तो वजीर की पत्नी से पूछ सकते हैं, मैं उनसे ही चाबी लेकर गई थी। वजीर की पत्नी को क्या पता था कि उसने कहा कि ये तो मेरी बेटी को ठीक करने के लिए एक बाबा से तवीज़ बनवाने के लिए चाबी लेकर गई थी। राजा को बूढ़ी दासी पर कोई यकीन होने लगा, तो उसने अपने बेटे राजकुमार की एक बात भी न मानी और अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि जौहरी के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और सिपाही जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करके ले आए। राजा ने कहा कि सुबह जौहरी के बेटे को मौत की सज़ा दी जाएगी, इसका सारा कलम कर दिया जाएगा। जब राजा ने ये फैसला सुनाया तो उसके तीनों दोस्त डर गए, बहुत चिंता में डूब गए। उन्होंने फैसला किया कि अगर
महाराज हमारे दोस्त को मौत की सज़ा देंगे तो हम तीनों भी अपने सीने में खंजर मारकर अपनी मृत्यु कर लेंगे। ये फैसला सुनाकर जब राजा रात को महल में गया था तो रानी ने कहा कि महाराज हमारा बेटा जो कह रहा है हमें उस पर कुछ गौर करना चाहिए, हो सकता है कि वह सच्ची कह रहा हो। राजा कहने लगा कि नहीं, ये तीनों दोस्त आवारा घूमते हैं और जौहरी के बेटे की ये तरफदारी कर रहे हैं। जब जौहरी के बेटे के सिवा उस महल में कोई आया ही नहीं तो कत्ल किसने किया? तो रानी कहने लगी महाराज अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिए, एक बार तहकीकात करने में क्या हर्ज है, कहीं किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए। तो जौहरी और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और उनका एक ही बेटा है और उसके मरने के बाद हो सकता है कि वह दोनों भी मर जाएं, तो इसका पाप आपको ही लगेगा। राजा के दिल में भी ये बात आई कि रानी सही कह रही है। राजा ने एक साधु का वेश धारण किया और उसने सोचा कि मैं उन तीनों दोस्तों से मालूम करता हूँ, अगर तीनों ने एक ही बात बताई तो ये वाकई सच होगा। राजा पहले जौहरी के दरवाजे पर गया तो जौहरी बाहर आया, एक साधु को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर कहने लगा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चे को सुबह मौत की सज़ा मिलने वाली है। आप अल्लाह के प्यारे हो, अल्लाह से प्रार्थना करो कि मेरे बेटे की जान बच जाए, इसके लिए मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा कि क्या बात है, आप पूरी बात बताओ। तो जौहरी ने सारी बात बता दी, जैसे कि वह बूढ़ी दासी उसे घर से लेकर गई थी। अब साधु के बेश में राजा के मन में आया कि मेरा बेटा ठीक ही कह रहा है, वह भी वही बता रहा था। तो फिर राजा तेली के घर में उसके बेटे से जाकर मिला। साधु के बेश में राजा को वो पहचान नहीं सका तो उसने भी यही बात बताई। फिर मोची के बेटे ने भी यही बात बताई और फिर साधु के वेश में राजा राजकुमार से जाकर मिला तो उसने भी पूरी यही कहानी सुनाई। तो राजा को अब पूरा यकीन हो गया कि दासी ही कातिल है, तो इसी के अंदर ही सारी खोट है, इसी ने ही उस वजीर की बेटी को मरवाया है। सुबह हो गई तो जौहरी के बेटे को जल्लाद जंजीरों से बांधकर कत्लगाह में लेकर आए तो उस मुल्क के लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे जौहरी के बेटे की मौत को देखने के लिए, क्योंकि ये राजा का हुक्म था। जैसे ही जल्लाद जौहरी के बेटे को तलवार से कत्ल करने लगे तो राजा का पैगाम आया कि अभी रुको। तो जल्लाद रुक गए। थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही उस बूढ़ी दासी को जंजीरों में जकड़कर वहां पर लेकर आए। स्वयं राजा भी वहां पर आ गया। राजा ने कहा कि जौहरी के बेटे को आज़ाद कर दिया जाए। जौहरी के बेटे को आज़ाद कर दिया गया। जौहरी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, वह राजा को धन्यवाद देने लगा। अब राजा ने हुक्म दिया कि इस बूढ़ी मक्कार दासी की गर्दन को कलम कर दिया जाए। राजा के हुक्म से जल्लादों ने उस बूढ़ी दासी की गर्दन कलम कर दी, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जौहरी के बेटे के तीनों दोस्त बहुत खुश हुए और चारों एक दूसरे के गले मिले और बहुत खुश थे। सारा शहर भी बहुत खुश हुआ। तो वह दासी की मक्कारी का उसे फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा कोई बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमेशा अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।